नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्सेशन की। किस तरह से इंडिया में क्रिप्टो के टैक्सेशंस के रूल्स आए हैं और क्रिप्टो का टैक्सेशन नॉर्मल टैक्सेशन से, हमारे जो फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है उसके टैक्सेशन से किस तरह से अलग है, वो हम बात करेंगे। इसके अलग-अलग पॉइंट्स हम बात करेंगे और इन सब पे बात करने के लिए मैं आपके सामने एक स्पेशलिस्ट लेके आया हूं जो कि क्रिप्टो टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन करते हैं। ये है मिस्टर अविनाश और ये है टेक्स नोट्स कंपनी से। तो नमस्कार अविनाश, स्वागत है आपका। नमस्कार करमवीर जी। सबसे पहले मुझे थोड़ा-सा ही बताइए, हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि नॉर्मल हम लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो सिंपल सा है कि उसे हम बिज़नेस इनकम समझ के हमारे जो भी प्रॉफ़िट है, एक्सपेंसेस हैं, वो सब अकाउंट करके टैक्स भर देते हैं। तो ये जो क्रिप्टो में टैक्सेशन है, कुछ नए रूल्स आए हैं, क्या हैं? थोड़ा-सा एक समरी में आप लोगों को थोड़ा समझाएँगे तो इट विल बी हेल्प। हाँ, तो एक्चुअली सबसे पहले धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए करमवीर जी। क्रिप्टो में एक्चुअली हम लोग ना 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो 2022 से पहले क्या होता था और 2022 के बाद जब गवर्नमेंट नए रूल लेके आई तो क्या होता था। 2022 से पहले का कन्फ्यूजन ये है कि लोगों को लगता था कि टैक्सेशन लगता ही नहीं है क्रिप्टो के ऊपर, जो ऑब्वियसली गलत है। तो जो भी बिल्कुल। 2022 से पहले जो भी आपका जो नॉर्मल जैसे आपको शेयर ट्रेडिंग करते हो, जैसे आप वहाँ पे टैक्स भरते हो, वैसे ही आप क्रिप्टो में भरना बनता था जो 2022 से पहले। जी। 2022 के बाद गवर्नमेंट ने बोला 1 अप्रैल 2022 से कि भाई के स्पेशल रूल अप्लाई होंगे क्रिप्टो के लिए, जिसमें दो तीन चीजें उन्होंने बोली। एक तो 30% टैक्स लगेगा फ्लैट। कोई डिडक्शन नहीं, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आपने अगर 100 रुपए भी कमाए पूरे साल में तो 100 रुपए पे 30% टैक्स लगेगा। ओके। दूसरा उन्होंने बोला कि 1% टीडीएस लगेगा फर्स्ट जुलाई 2023 से 22 से, ओके। लास्ट ईयर से। तो टीडीएस 1% 1%। टीडीएस जितनी भी 1% टीडीएस जितनी भी ट्रांजेक्शन करो, हर ट्रांजेक्शन अगर दिन में 10 बार ट्रांजेक्शन करते हो तो 10 बार 1% टीडीएस लगेगा। ओके। तीसरा जो अगला जो उन्होंने कॉम्प्लिकेशन करा कि उन्होंने बोला कि भाई कि लॉसेस का सेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो अगर वो आपकी नॉर्मल इनकम है तो एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है, तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं, है ना। राइट। एक शेयर में आपने प्रॉफिट कमाया, दूसरे शेयर में लॉस कमाया, आप उसका भी सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ओके। उन्होंने बोला कि भाई सेट ऑफ अलाउड नहीं है। आपने बिटकॉइन में प्रॉफिट कमाया, ईथर में लॉस कमाया, सॉरी, नो सेट ऑफ। इनफैक्ट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंटरप्रिटेशन है, जो फॉर्म आया है जो भरने के लिए, उसमें बोलते हैं कि अगर बिटकॉइन में भी आपने एक ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट करा, दूसरे ट्रांजेक्शन में लॉस करा, तो वो भी आप सॉर्ट ऑफ अलाउड नहीं कर सकते। अ, अच्छा, सेम तो करेंसी में भी, मतलब सेम क्रिप्टो में भी अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस दो अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन में हुआ, उसको भी सेट ऑफ नहीं कर सकते? हाँ, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंटरप्रिटेशन ये है, जो थोड़ा-सा उसमें वो क्या नाम है, डिस्प्यूट या वो बोल सकते हैं, या कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो इंटरप्रिटेशन उनकी गलत है, सही नहीं है। बट टैक्स डिपार्टमेंट की इंटरप्रिटेशन है कि भाई आपने बिटकॉइन में एक ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट, दूसरे में लॉस, तो सेट ऑफ नहीं। प्रॉफिट पे आप टैक्स भरो, टैक्स लॉस आपका बेसिकली। तो अच्छा। ये है समरी जो अभी हमारा करंट टैक्स लॉज है क्रिप्टो के ऊपर। ओके, अंडरस्टैंड। तो अभी आपने टीडीएस का बात किया, 1% टीडीएस, तो ये जब एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, तो ये किसके ऊपर ये लायबिलिटी जाती है? अगर पी टू पी ट्रेड हो रहा है, मतलब कोई 2 लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी पैसे के लिए, तो किसके ऊपर वो लायबिलिटी जाती है? और तो मतलब इन केसेस में एक्सचेंजेस इंडिया में टीडीएस काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, क्या स्टेटस है अभी? तो देखिए, जो लॉ है वो लॉ है कि अगर आप बायर हो, अगर आपने मान लो बिटकॉइन 1 लाख रुपए खरीदा, तो आपको 1% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। जी। ठीक है, दैट इज अ बेसिक लॉ। उसमें उन्होंने फिर बोला कि अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो तो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, प्रॉब्लम है, तो अगर ट्रू। एक्सचेंज कंप्लाई कर रहा है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक्सचेंज काट रहा है टीडीएस, तो इंडियन एक्सचेंजेस ने सारे के सारे टीडीएस काट रहे हैं और जमा करा रहे हैं गवर्नमेंट के नाम पे। तो जो रिटेल कस्टमर है उसके वो हैसल नहीं है। अब अच्छा, प्रॉब्लम तो कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है। ये एक्सचेंजेस हाँ, जो काट रहे हैं वो हमारे 26 एएस में दिख जाएंगे हमको क्लियरली, राइट? या हाँ, 26 में आपके क्लियरली दिख दिख जाएंगे। ओके। ठीक है। तो वो तो सिंपल बात है। जी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर आप पी टू पी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पीयर टू पीयर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब अगर आप दूसरे बंदे का आप किसी से खरीद रहे हो,
तो आपको उसका पैन लेना पड़ेगा, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, 1% टीडीएस काटना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो और अगर आप P2P फॉरेन एक्सचेंजेस पे कर रहे हो, जैसे आप बाइनेंस के ऊपर डिसेंट्रलाइज। P2P कर सकते हो। हाँ, हाँ, हाँ। डिसेंट्रलाइज में एक्चुअली कंफ्यूजन है, बट अगर बाइनेंस जहाँ पे आप आईएनआर इन्वॉल्व है ना, हाँ, इसमें हाँ। देखिए मेन जो लॉ है ये क्या है कि अगर आप रेजिडेंट से को पेमेंट कर रहे हो, तो इंडियन टीडीएस। रेजिडेंट को, हुँ, हुँ। तो टीडीएस एप्लीकेबल है। तो ओके, बोलते हैं अगर आप फॉरेन बाइनेंस में जाके फॉरेन एक्सचेंज में जाके नॉन आईएनआर वाले उसमें कर रहे हो, तो बंदा रेजिडेंट है ही नहीं, तो राइट, टेक्निकली वो डेफिनेशन में नहीं आता है। तो ओके, सिमिलरली वो जो एजम्पशन है वो उसमें भी है, आप डिसेंट्रलाइज में जाके कर रहे हो, अब दूसरा बंदा तो आप 99.999% वो रेजिडेंट नहीं है, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उसमें भी टीडीएस नहीं एप्लीकेबल नहीं है। बट जब आईएनआर आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर मैं आपके बैंक इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है आप रेजिडेंट हो, तभी तो इंडियन बैंक अकाउंट है आपके पास। उस जी, केस में आपको दूसरे का पैन लेना है, टीडीएस काटना है, और गवर्नमेंट को जमा कराना है बेसिकली। ओके। तो जो लोग जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करते हैं, उनके बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे-छोटे ट्रेड्स होते हैं और 1 साल में मतलब सैकड़ों या कई बार हज़ारों ट्रेड हो जाते हैं। तो उस केस में मतलब जो है वो कैसे उसका पूरा अकाउंटिंग किया जाए, कैसे उसका टैक्स फाइलिंग किया जाए? क्या प्रोसेस है? क्या कोई या आपके पास ऐसा कोई मेथड है जिससे थोड़ा ईज़ी हो या कुछ? हाँ, तो मैंने बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, उसको शेयर मार्केट से कंपेयर करके बताता हूँ मैं आपको। जी, शेयर मार्केट में क्या है कि आपके पास दो ब्रोकरेज अकाउंट है, मान लो आपने ब्रोकरेज वन, ब्रोकरेज टू। जी, ओके, आप इन्फोसिस खरीद के शेयर ब्रोकरेज वन में खरीदते हो, तो ब्रोकरेज वन को ही में ही बेचते हो। ऐसा जी, नहीं है कि आप ब्रोकरेज वन से खरीद के ब्रोकरेज टू को ट्रांसफर करोगे फिर वहां पे जाके बेचोगे। राइट, होता है, बट लाखों में एक बार होता है ना। क्रिप्टो में प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ब्रोकरेज वन है ना, आपको उसको आपकी सारी ट्रांजेक्शन पता है, आपने कितने में खरीदा कितने में बेचा। ओके, वो आपको एनुअल पीएनएल निकाल के दे सकता है, बहुत आसान है। राइट, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो आपने एक एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीदा, दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफर करा, दूसरे एक्सचेंज में जाके बेच दिया। अब एक एक्सचेंज को ये नहीं पता आपने कितने में बेचा, दूसरे एक्सचेंज को ये नहीं पता आपने कितने में खरीदा। ट्रू, ठीक है, और अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको भी नहीं पता एक्चुअली में, बिकॉज आपने हजारों ट्रांजेक्शन कर रहे हो, है ना। ट्रू, तो दूसरा जो प्रॉब्लम उसमें यह है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कि मैं आपको सेट ऑफ अलाउड नहीं करूंगा, तो आपको ट्रांजेक्शन वाइज पीएनएल निकालना है, आपको ओके, हर एक ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट लॉस निकालना है। अगर आपने नॉर्मल शेयर करा तो आपको ट्रांजेक्शन वाइज करने की जरूरत नहीं है, आपने पूरा देखा कि कितने में खरीदा, पूरे 100 शेयर खरीदे, 80 बेचे, लास्ट आपने हटा दिए 20 वाले और आपका प्रॉफिट आ गया, तो आपको ट्रांजेक्शन वाइज करने की जरूरत नहीं है। राइट। तो अगेन उसके लिए अकाउंटेंट चाहिए, एक्सेल में हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आ, ट्रांज़ैक्शन हैं और हर ट्रांज़ैक्शन के लिए अलग से निकालना, तो बहुत मुश्किल काम है ये। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है टैक्स नोट्स का, वो क्या करता है कि आपका जितने भी एक्सचेंजेस में आपने ट्रांजेक्शन्स करी हैं, हाँ, सारा हाँ। एक जगह लेके आता है। देखता है कि कोई ट्रांजेक्शन मिसिंग है कि नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि लोग इतने सारे एक्सचेंजेस में काम कर रहे हैं, तो जी, ट्रांजेक्शन मिस कर देते हैं। तो देखते हैं हम कि हम एनालाइज करते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन कोई मिसिंग है कि तो नहीं है। अगर हाँ, कोई ट्रांजेक्शन मिसिंग होती है तो कस्टमर को बोलते हैं भाई आपकी ये ट्रांजेक्शन मिसिंग है कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सेल करा बट हमने कुछ परचेज तो करा ही नहीं था, तो बिना परचेज करे तो सेल नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल। तो वो सब हम एनालाइज करते हैं, और उसके बाद फिर हम उस पर रन करते हैं कि भाई कि जो गवर्नमेंट का मेथड है कि भाई एक तो फीफो होना चाहिए, दूसरा ट्रांजेक्शन वाइज आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका सेट ऑफ जो अलाउड नहीं करना है, यानी कि जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ट्रांजेक्शन है वही आपको वही अकाउंट करना है। हाँ। तो वो सारा हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो है वो पूरा पूरा काम करता है, और उसके बेसिस पे हम कस्टमर को रिजल्ट देते हैं, और उसके रिपोर्ट इस तरह से देते हैं कि भाई आप सीधा इनकम टैक्स में अपलोड कर सकते हो उसको, बेसिकली क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है कि भाई इस फॉर्मेट में आपको डालना है डेटा। ओके, ग्रेट। तो अविनाश जी, आप जो आपके सॉफ्टवेयर की जो बात कर रहे हैं टैक्स नोट्स, क्या ये मतलब सिर्फ़ क्रिप्टो के लिए करता है या मतलब आप किसी पर्सन की ओवरऑल अकाउंटिंग भी पूरी साथ में ले लेते हैं कि भई आपका पूरा टैक्स फाइलिंग हम ले रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो भी इन्वॉल्वड है, तो मतलब पूरा काम आप ले सकते हैं या सिर्फ़ क्रिप्टो वाला पार्ट आप करते हैं? नहीं, तो हम लोग पूरा एक्चुअली करते हैं कि अगर आपका हमारा फोकस क्रिप्टो पे है क्योंकि थोड़ा क्रिप्टो रिलेटेड है, जी। बट जो सॉफ्टवेयर है आपको क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन भी करके देगा, और फिर हम आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं बेसिकली। ओके, और ओके। उसके बीच में जो भी है प्रोसेस कि भाई आपका
बिजनेस इनकम है या फॉरेन इनकम है या कोई और इनकम है, डिविडेंड से इनकम आ रही है, तो जी, सारा का सारा हम लोग देखते हैं और उसका एंड में आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो अच्छा, इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं छोटी-छोटी जो लोगों का जो क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार आपको पता है कि एयर ड्रॉप्स होते हैं। आप थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद आपको मतलब इंडिया में कुछ लोग जो हैं, वो माइनिंग करते हैं और कुछ लोग स्टेकिंग करते हैं कि भई एक्जिस्टिंग कुछ जो क्रिप्टो है वो स्टेक करके रखा है, उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा जो है दिन का, महीने का कुछ-कुछ मिलता रहता है, या कुछ लोग जो जीपीयू वगैरह से माइनिंग करते हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा-सा, मतलब तीनों के बारे में अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा इनके बारे में बता पाएँ, इनके ऊपर टैक्सेशन किस हाँ, तरह से काम करता है? तो इन्हें कॉन्सेप्शनली पहले समझते हैं इसमें जी, क्या है कि अगर आप क्रिप्टो में इनकम कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो वीडीए जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का सेक्शन है, सेक्शन 115 BH वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, वो सेक्शन 115BH एप्लीकेबल होता है जब क्रिप्टो को आप बेच रहे हैं। ओके, हाँ, समझा मैं, राइट। तो अगर तो अगर आप क्रिप्टो में पैसा कमा रहे हैं, मतलब आपको एयर ड्रॉप मिला, आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिला, आपको सैलरी मिली क्रिप्टो में, हाँ, आपको जब आपने कंसल्टेंसी एक्वायर फीस किया मिली। मतलब। हाँ, जब आपको वो फ्री में मिला या मतलब आपको एज ए किस आपने कोई सर्विस दी या उसके लिए मिला, जी, वो वाली जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट होगी। मतलब ओके। फॉर एग्जांपल आपको एयर ड्रॉप मिला, तो एयर तो ड्रॉप आपका नॉर्मल इनकम, और आपको मान लो 1 लाख रुपए का एयर ड्रॉप मिला, तो 1 लाख नॉर्मल इनकम है आपकी, जो भी आपका स्लैब बनेगा उसके हिसाब से आपको होगी। लेकिन उसके ऊपर 30% टैक्स नहीं है। वो एयर ड्रॉप हमें अगर किसी दूसरी करेंसी में मिला है, उस केसेस में मतलब क्या उसका फेयर वैल्यूएशन निकालते हैं या कैसे करेंगे? क्योंकि हाँ, वो देना कन्वर्ट फेयर नहीं वैल्यूएशन, कर। ओके, तो उस फेयर समय वैल्यूएशन जो रेट निकालोगे चल आप रहा है। आप उस टाइम में जो रेट चल रहा है, आज आपको मान लो एयर ड्रॉप मिला और आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, ओके, तो आपने 1 लाख रुपए की इनकम आपकी नॉर्मल इनकम हो गई, ठीक है। ओ अब आप जब इस एयर ड्रॉप को बेचोगे आगे जाके, मान लो 1 लाख का मिला आज आपको, हाँ, हाँ, आपने जी, 1,20,000 का बेचा, ठीक है। तो दैट मीन्स के 1 लाख तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, जो बाकी 20,000 है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ओके, तो ये 30% जो वो क्रिप्टो वाले उसमें जो आप 115 बी जो बोल रहे हैं, वो जो एडिशनल वाला जो पोर्शन है, वो उसमें जाएगा, और आपका जो प्रीवियसली आपको जो फ्री में एयर ड्रॉप जो मिला है, उसका फेयर वैल्यूएशन जो है, वो आपकी नॉर्मल अर्निंग में ऐड होके और स्लैब के हिसाब से हाँ, टैक्सेस। या सो सेम कॉन्सेप्ट आप स्टेकिंग वाले में अप्लाई कर सकते हो। सेम हाँ, कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अगर आपको आपने किसी फॉरेन कंपनी को मान लो कुछ कंसल्टेंसी दी और आपको उन्होंने क्रिप्टो में आपको पेमेंट करी, तो राइट। सेम आप उसकी जो आपकी जो बिजनेस इनकम है आप उसको उसमें डालोगे, बट उसके बाद जब उसको बेचोगे तब उस जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो क्रिप्टो के ऊपर आया, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। सेम आई एम अज्यूमिंग कि फिर माइनिंग पे भी वैसे ही होगा, लेकिन माइनिंग में हम लोग हार्डवेयर खरीदते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उनका भी कुछ सेट ऑफ वगैरह या मतलब बिज़नेस में हाँ, ऐसा कुछ नहीं वो अपने को बेनिफिट मिलता? तो देखिए इसमें अगेन दो पार्ट हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो माइनिंग है वो प्रॉपर बिजनेस है, उसमें वीडियो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक जी, है। ओके, आ, उसमें लेकिन जो कैच है, अभी आई थिंक कुछ क्लैरिफिकेशन आई है कि उन्होंने बोला कि जो कैपिटल इक्विपमेंट है उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगेन वो थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा मतलब डिबेटेबल है, बट सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए इस पे भी कि आपने माइनिंग के से आपने रिवॉर्ड कमाया तो आप एक्चुअली क्रिप्टो कमा रहे हो, और क्योंकि आपकी एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है, आपका जो भी खर्चा है उसका डिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, राइट, क्योंकि तो वो आपने आपको मान क्योंकि आपको इनिशियल जो क्रिप्टो मिल रहा है, जैसे आपने मतलब प्रीवियस उसमें बताया, तो वो उसके वैल्यूएशन के हिसाब से आपकी नॉर्मल बिज़नेस अर्निंग मानी जाती है, तो यहाँ पे भी उसका हाँ, एक्सपेंस तो मिलना चाहिए एक्चुअली। यस यस यस। तो आपने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो कमाया, उसको कमाने के लिए आपने 80,000 रुपए खर्चा करा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी जो बिजनेस इनकम है 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए पे जी, आपको जो नॉर्मल टैक्स लगेगा बिजनेस इनकम के हिसाब से वो लगेगा। अब उस क्रिप्टो को आप 1 लाख रुपए के क्रिप्टो को आप 1,50,000 में बेचते हो जब जाकर, तो जो बैलेंस 50,000 है उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा 30% लगेगा, बेसिकली। राइट, ठीक है, ठीक है। हम्म। आई थिंक तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, मतलब आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है। एक तो सबसे बड़ा जो इश्यू था कि ये जो चीज़ें जो है, मतलब हम लोग जो ज़ीरो से क्रिएट करते हैं, जैसे एयर ड्रॉप्स है, ये है, इनका लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अच्छा, एक और जो चीज़ थी मुझे समझनी थी कि बहुत लोग जो हैं। इसमें आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। जी, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि एयर ड्रॉप आपने करा 1 लाख रुपए का, अभी जितने भी स्मॉल कॉइन्स होते हैं वो
उनकी वैल्यू कई बार 90% जीरो चली जाती है। हाँ, बिल्कुल, तो आपने एब्सोल्यूट। 1 लाख रुपए का, आपको 1 लाख रुपए का एयर ड्रॉप मिला, आपकी 20% भी मान लो आपका स्लैब में हो, आपने 20% टैक्स भरा उसके ऊपर, तो 20,000 रुपए टैक्स भर गया। पर वो जी, 1 लाख रुपए की वैल्यू रह गई 10,000 रुपए। बिल्कुल। और ये बहुत कॉमन तो है। क्या करोगे? अब बहुत कॉमन है, तो आप क्या करोगे? मतलब वो आपको एक तरीके से जेब से पैसे जा रहे हैं आपके। ट्रू, ट्रू, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। मेरा एक एक और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मतलब कुछ लोग डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए डीवाईडीएक्स में या किसी और में लोग बाग जैसे यूएसडीटी वगैरह में जो है, वो स्टेबल कॉइन में अमाउंट रखते हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं। तो पहली बात तो क्या वो लीगल है? हुँ? मान लीजिए कि जैसे बिटकॉइन नीचे आया तो यूएसडीटी से बिटकॉइन बाय कर लिया, ऊपर गया तो सेल कर दिया, फिर वो यूएसडीटी में क्लियर हुआ। यहाँ पे वो आईएनआर से वो कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें टैक्सेशन मतलब पहली बात तो ये लीगल है भी या नहीं? और इसमें अगर कुछ टैक्सेशन का एंगल है तो वो कैसे, कहाँ और किस पॉइंट पे वो एप्लीकेबल होता है? तो देखिए, जो लीगैलिटी की बात है ना, सबसे पहले तो इंडिया में क्या होता है कि या किसी कहीं पे भी जो है कि अगर कुछ इलीगल नहीं डिक्लेयर करी गई है तो इलीगल लीगल है वो, ठीक है। ओके, तो तो अभी तक मुझे ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला, और क्रिप्टो 7-8 साल से इंडिया में है, एक्चुअली 2013 में पहला एक्सचेंज आया था, कि किसी को गवर्नमेंट ने ये चार्ज करा हो कि आप इस ट्रेड कर रहे हो तो गलत है वो, ठीक है। जी, सो वो ट्रेड मेरे हिसाब से लीगल है। दूसरा जो पार्ट आता है ये टैक्सेशन पार्ट। अब टैक्सेशन पार्ट ये है अगेन कि भाई के अ, आप जब क्रिप्टो टू क्रिप्टो कर रहे हो, और जी, यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है वो भी एक क्रिप्टो है एक तरीके से गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आप एक परचेज कर रहे हो, एक सेल कर रहे हो, ठीक है। अब आपने मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपने 85 रुपीज के हिसाब से 100 यूएसडीटी खरीदे, 8,500 रुपए के, जी, ठीक है। और फिर वो यूएसडीटी से आपने बिटकॉइन खरीदा। जी, अब आपने क्या करा इस ट्रांजेक्शन में, जो यूएसडीटी बेच रहे हो और बिटकॉइन खरीद रहे हो। राइट, अब जो यूएसडीटी बेच रहे हो उस पर भी कुछ प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई के जिस दिन आपने जो ट्रांजेक्शन करी है, यूएसडीटी का क्या प्राइस था। अब ओके, उस दिन का प्राइस अगर यूएसडीटी का 86 रुपीज था, तो यानी कि आपने 85 रुपीज में खरीदा, 86 रुपीज में बेचा, ओके, तो जैसे हम 1 रुपए का अकाउंटिंग में प्रॉफिट हो गया क्या आपको। बोलते हैं फॉरेक्स में वो जो जो वो लेते हैं। यस यस यस, अकाउंटिंग में हम उस दिन की फेयर वैल्यू लेंगे कि आपने यूएसडीटी एक तरीके से 86 रुपीज में बेचा, और 86 रुपीज में 8,600 रुपीज में 100 यूएसडीटी का आपने बिटकॉइन खरीद लिया। तो जो आपका 100 रुपए का जी, प्रॉफिट हुआ 100 यूएसडीटी में, आपको उसके ऊपर 30 रुपीज टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो इस हिसाब से उसको होता है, क्योंकि आप एक सेल कर रहे हो, एक परचेज कर रहे दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक मतलब मोटा-मोटा सारा जो जो कॉन्सेप्ट है कि भई किस पॉइंट पे जो है वो टैक्स लगता है। नॉर्मली हमारे सेल पे जब भी हम क्रिप्टो एसेट को सेल कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि भई किस प्राइसिंग में बाय हुआ है और उस हिसाब से हमारा जो है वो फ्लैट टैक्सेशन जो है लगता है। बाकी हमने देख लिया है कि एयर ड्रॉप्स वगैरह में, माइनिंग में जो है किस तरीके से काम करता है। तो बाय द वे दोस्तों, अगर आपके कुछ भी क्रिप्टो के कोई भी दूसरे और कुछ क्वेश्चंस हों जो मैं यहाँ नहीं कवर कर पाया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर यहाँ आप जो है नीचे आप पूछ सकते हैं। मैं अविनाश से दोबारा किसी दिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो आके आपके जो भी क्वेश्चन हो, वो मैं लिस्ट बना के शायद मैं फिर अविनाश से मैं पूछ सकता हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके, मुझे जो है वो ज़रूर आप नीचे बताइएगा। तो अविनाश, आई थिंक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से, एक्चुअली मेरे दिमाग में भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे फ्रैंकली, क्योंकि एयर ड्रॉप और ये जो है मतलब यूएसडीटी वगैरह से बाय करने का, तो आपने जिस तरीके से वो समझाया कि क्यों, मतलब आपका जो पॉइंट है वो क्यों उस तरीके से कहाँ पे टैक्स लगना चाहिए, वो आपने बिल्कुल जो है ठीक से समझाया और मुझे बढ़िया समझ में आया। आई होप मेरे सारे ऑडियंस को भी जो है वो ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हो। थैंक यू। दिस। या थैंक यू, हैव अ गुड थैंक डे। यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, करमवीर जी। माय प्लेजर। रियली नाइस। थैंक्स।